आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 भौतिकी का जो पहला चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन। ये जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है, आज के इस क्लास में हम लोग उस चैप्टर को देखेंगे। तो जैसा कि कुछ ही समय बचा हुआ है परीक्षा आने में, 6 महीना लगभग बचा हुआ है आपके फाइनल एग्ज़ाम आने में, तो इस 6 महीना के अंदर हम लोग सभी चैप्टर्स को आराम से देख लेंगे, कवर कर लेंगे। तो आज हम लोग का पहला क्लास है और आज के इस क्लास में हम लोग फिजिक्स के पहले चैप्टर को शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहला बात ये जानना है कि भौतिकी क्या है। भौतिकी क्या है? तो भौतिकी क्या है? तो भौतिकी यह विज्ञान की एक शाखा है। क्या है? शाखा है। विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। भौतिकी क्या है? तो भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ये हो गया भौतिकी। इसके बाद चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें प्रकाश के परावर्तन के बारे में, तो ये जानना अति आवश्यक हो जाएगा कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऐसा कारक है। क्या है? एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। तो प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रकाश के बारे में और क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश हर हमेशा सीधे रेखा में गमन करती है, यानी जो प्रकाश है वो हर हमेशा सीधे रेखा में गमन करेगी। उसके बाद यह निर्वात में भी गमन करता है, यानी प्रकाश जो है वो निर्वात में भी गमन करता है। उसके बाद निर्वात में इसकी चाल लगभग 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो बिहार बोर्ड में कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया है कि निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है। तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? और ये बोल सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। प्रकाश के बारे में हम लोगों ने क्या जाना? सबसे पहला बात कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और ये निर्वात में भी गमन करता है। ठीक है। निर्वात में इसका चाल कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत किन्हीं को? दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्लास को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार का वीडियोस आप लोग को मिलते रहेगा। आप लोग को कहीं कोई पॉइंट छोड़ा नहीं जाएगा, सब प्रत्येक पॉइंट को यहाँ पर देखा जाएगा। इसलिए बस आपको एक काम करना है कि शुरू से अंत तक क्लास में बने रहना है। समझ में आपको 100% आएगा, इस बात की गारंटी है। अब आगे बढ़िए। अब देखिए 19वीं शताब्दी में यह पाया गया कि प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी पदार्थ आ जाए, प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी पदार्थ आ जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इस घटना को विवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विवर्तन कहा जाता है। यानी 19वीं शताब्दी में यह पाया गया कि यदि प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी पदार्थ आ जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है और इस घटना को विवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? विवर्तन कहा गया। तो प्रकाश का विवर्तन क्या है? समझ में आ गया कि प्रकाश सीधी रेखा में जा रहा है, उसके सामने जो कोई अपारदर्शी पदार्थ ला दिए तो वो अपना जो होता है प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है, जिसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए और आगे बढ़ने के बाद देखते हैं कि किरण किसे कहा जाएगा। किरण किसे कहा जाएगा? तो आप लोग समझिए किरण किसे कहा जाएगा। तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे
किरण कहा जाता है, उसके एक दिशा को ही किरण कहा जाता है। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहा जाता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, यानी कि प्रकाश जिस पथ पर चलेगा उसके दिशा को किरण कहा जाएगा। जैसे प्रकाश इस प्रकार से जा रहा है तो इसके जो दिशा है इसका इस प्रकार से, इसे ही क्या कहा जाएगा, किरण कहा जाएगा। अब किरण पुंज किसे कहा जाएगा इसे समझिए थोड़ा सा। किरण पुंज किसे कहेंगे, तो किरणों के समूह को, किसको, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाएगा। जैसे आप लोग समझिए, एक किरण इधर से ऐसे आ रहा है, एक किरण इस प्रकार से ऐसे आ रहा है, यानी कि इस प्रकार से जब एक से अधिक किरण आने लगेंगे तो ये किरणों का समूह जो होगा यही किरण पुंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, किरण पुंज कहलाएगा। तो किरण पुंज किसे कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब ये किरण पुंज जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो इस बात को ध्यान से समझिएगा कि जो किरण पुंज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, सबसे पहला किरण पुंज को कहा जाता है समांतर किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। पहला किरण पुंज है समांतर किरण पुंज। अब समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे, ध्यान से समझिए बात को। वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर होती है तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं, यानी समांतर किरण पुंज कहलाता है। वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर होती है तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे ध्यान से समझिए, ये सब जितना भी ये किरण है, ये किरण एक दूसरे के समांतर है। कहने का मतलब ये दोनों, ये लाइन जो है, ये और ये दोनों एक दूसरे को कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, यानी समांतर है। तो समांतर किरण पुंज किसे कहा जाएगा, समांतर किरण पुंज कहा जाएगा कि वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा किरण पुंज होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या है, अभिसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज है जिसके सभी किरण एक बिंदु पर मिलते हैं। सभी किरण क्या करते हैं, एक बिंदु पर मिलते हैं तो उसे कहा जाएगा अभिसारी किरण पुंज। जैसे एक बिंदु पर सभी किरण आकर के मिलेंगे, जितना भी किरण होंगे सब इसी बिंदु पर आकर के मिलेंगे, जितने भी किरण होंगे सब इस बिंदु पर आकर के मिलेंगे, तो इस प्रकार के किरण को बोला जाएगा, इस प्रकार के किरण पुंज को क्या बोला जाएगा, अभिसारी किरण पुंज कहा जाएगा। यानी अभिसारी किरण पुंज क्या है, तो वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरण एक बिंदु पर मिलते हैं उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। तीसरा किरण पुंज का जो प्रकार है उसको अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। अपसारी किरण पुंज, तो अपसारी किरण पुंज क्या है, वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें, वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से फैलते हुए प्रतीत होती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से फैलते हुए प्रतीत होगा तो उसे कहा जाएगा अपसारी किरण पुंज। कैसा किरण पुंज कहा जाएगा, अपसारी किरण पुंज कहा जाएगा। जैसे आप लोग समझिए कि एक इस प्रकार से सब किरण इस तरफ से ऐसे आ रहा है और इस प्रकार से इसे फैल रहा है, यानी आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि जैसे ये एक बिंदु है और यहाँ पर से जो किरण निकलेगा वो इस तरफ से फैलता हुआ प्रतीत होगा, यानी कि फैलता हुआ प्रतीत होगा इस प्रकार से। तो ऐसे किरण पुंज को बोला जाएगा, कौन सा किरण पुंज, ऐसे किरण पुंजों को बोला जाएगा अपसारी किरण पुंज। यानी एक बिंदु से फैलता हुआ प्रतीत होगा तो उसे कहा जाएगा अपसारी किरण पुंज। यानी वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो तो उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, प्रदीप्त या आत्मदीप्त। तो वैसा पदार्थ जिसमें अपना प्रकाश हो, वैसा पदार्थ जिसमें अपना प्रकाश हो उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे ध्यान से समझिए, जिस वस्तु के पास अपना प्रकाश रहेगा उसे प्रदीप्त वस्तु कहा जाएगा। जैसे सूर्य हो गया,
तारा हो गया, यानी सूर्य, तारा, इस सभी के पास अपना खुद का प्रकाश है। तो ये सब कैसे वस्तु हो जाएंगे? प्रदीप्त या आत्मदीप्त वस्तु। जिस वस्तु के पास अपना प्रकाश होगा उसे प्रदीप्त वस्तु कहा जाएगा या फिर आत्मदीप्त वस्तु कहा जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रदीप्त वस्तु है? इसमें से बताना है कि निम्न में से कौन सा प्रदीप्त वस्तु है। क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, बताइए। आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर ए है पहाड़, ऑप्शन बी है चांद, ऑप्शन सी है तारा और ऑप्शन डी है ग्रह। कौन सा हो जाएगा बताइए? निम्न में से कौन सा प्रदीप्त है? कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा ऐसा वस्तु है जिसके पास अपना प्रकाश है। तो पहाड़ के पास तो अपना प्रकाश नहीं है, चांद के पास भी अपना प्रकाश नहीं है, ग्रह के पास भी अपना प्रकाश नहीं है, तारा के पास अपना प्रकाश होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यानी कौन सा वस्तु है जो प्रदीप्त है इसमें? तो तारा जो है वो प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, इसे ध्यान से समझने का कोशिश करिए। यानी वैसा वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है। ध्यान से समझिएगा, वैसा वस्तु जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है उसे अप्रदीप्त या अदीप्तमान वस्तु कहा जाता है। जैसे क्या? चांद हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, etc। यानी इन सभी वस्तुओं के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये किसी दूसरे वस्तु के प्रकाश पर आश्रित होते हैं। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, जुगनू किस में आएगा? जुगनू को आप लोग देखे हैं, उड़ते रहता है, पीछे से उसका लाइट जलता है, वो किस पदार्थ में आएगा? अप्रदीप्त में या प्रदीप्त में? ये आप लोग को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए अप्रदीप्त और ऑप्शन नंबर बी प्रदीप्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? तो जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें हमारे नेत्र तक पहुंचती है तो वैसे माध्यम को प्रकाशीय माध्यम कहा जाता है। जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें हमारे नेत्र तक पहुंचती है तो वैसे माध्यम को प्रकाशीय माध्यम कहा जाता है। जैसे हवा, कांच, पानी, एल्कोहल, तेल, हीरा इत्यादि। इन सभी माध्यमों से प्रकाश की किरणें गुजर करके हमारे नेत्र तक पहुंचती है, इसलिए इन सभी माध्यमों को क्या कहा जाएगा? प्रकाशीय माध्यम कहा जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं समांगी माध्यम और दूसरा होता है विसमांगी माध्यम। समांगी माध्यम और विसमांगी माध्यम। अब समांगी माध्यम क्या है और विसमांगी माध्यम क्या है, इसको जानिए। तो समांगी माध्यम किसे कहा जाएगा? वैसा माध्यम जिसका गुण तथा बनावट एक समान हो उसे समांगी माध्यम कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, वैसा माध्यम जिसका गुण तथा बनावट एक समान हो उसे समांगी माध्यम कहा जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा? जल, कांच, ये कैसा माध्यम है? समांगी माध्यम है। अब विसमांगी माध्यम की तरफ हम लोग चलते हैं। तो वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग में उनका बनावट तथा गुण एक समान नहीं है तो उसे विसमांगी माध्यम कहेंगे। यानी जिस माध्यम में उसके गुण तथा बनावट एक समान नहीं होगा तो उसे कहेंगे विसमांगी माध्यम। जैसे क्या हो जाएगा? हवा का मिश्रण हो जाएगा। यानी गर्म हवा है और ठंडा हवा है तो दोनों अलग अलग हो गया। अब ये दोनों जब मिलेगा तो कैसा माध्यम तैयार होगा बताइए? ये दोनों जब मिलेंगे तो विसमांगी माध्यम का निर्माण होगा। इसलिए हवा का जो मिश्रण है, गर्म हवा और ठंडा हवा का मिश्रण, ये कैसा होगा? विसमांगी मिश्रण होगा। ठीक है, अब देखिए, अब अगला पॉइंट हमारे पास क्या है कि प्रकाश के गमन के आधार पर, किसके आधार पर? गमन के आधार पर
प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर समझिए ध्यान से कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा कि प्रकाश के गमन के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो लगभग 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ क्या है? तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण, ध्यान से बात को समझिएगा, पारदर्शी पदार्थ सबसे पहला है। तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण पूर्णतः पार कर जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी जिससे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई माध्यम है, इसमें यदि जो ये पारदर्शी रहेगा तो इसके अंदर से यदि जो हम कोई भी प्रकाश का किरण को पार करवाएंगे तो इस प्रकार से पार हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी माध्यम। यानी जिससे प्रकाश की किरण पूर्णतः पार कर जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा? पारदर्शी माध्यम कहा जाएगा। ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे पानी हो जाएगा, कांच हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। पानी, कांच, बहुत सारे एग्जाम्पल है। हवा इत्यादि कैसा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम है। इनसे प्रकाश का किरण पूर्णतः पार हो जाता है। दूसरा है अपारदर्शी माध्यम। कैसा माध्यम? अपारदर्शी माध्यम। तो अपारदर्शी पदार्थ ही क्या है, इसको समझिए। तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण पार नहीं कर पाती है। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण पार नहीं कर पाती है तो उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे ईटा, पत्थर, लोहा इत्यादि। ईटा, पत्थर, लोहा, ये सब कैसा माध्यम है? अपारदर्शी माध्यम है। इन सभी से प्रकाश का किरण पार नहीं हो पाता है। यहाँ तक समझने में कोई तरह का दिक्कत? यदि जो कोई भी तरह का दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स पर लिख करके बता सकते हैं और इसको आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये जितने भी इसमें बताए गए पॉइंट है वो बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कॉपी में लिख लीजिएगा, या फिर आप कॉपी में नहीं लिखना चाहते हैं कि जिस पीडीएफ से हम आपको पढ़ा रहे हैं वही मिल जाए, तो आप लोग टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपको दिलवा देंगे। चलिए, अब तीसरा क्या है? पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ क्या है? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें अंशतः बाहर निकल पाते हैं। इसको समझिएगा। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें अंशतः बाहर निकल पाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा? पारभासी पदार्थ कहा जाएगा। जैसे घिसा हुआ कांच। क्या? घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, धुआं, रक्त इत्यादि इसका उदाहरण हो जाएगा। घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, धुआं, रक्त इत्यादि कैसा माध्यम है? तो ये एक प्रकार के पारभासी पदार्थ है, यानी पारभासी पदार्थ है। ठीक है। तेल लगा कागज से प्रकाश का किरण किस प्रकार से पार होगा बताइए। मान लीजिए ये तेल लगा कागज है, यदि जो इसमें से प्रकाश की किरण को पार करवाएंगे तो क्या होगा? कुछ किरण पार हो जाएगा, लेकिन कुछ किरण जो है इसमें रह जाएगा और पार बढ़िया से नहीं हो पाएगा। यानी प्रकाश का जो किरण है उसका अंशतः बाहर निकलेगा, वो पूर्णतः बाहर नहीं निकलेगा, अंशतः बाहर निकलेगा, यानी कुछ मात्रा में बाहर निकलेगा। तो ऐसे वस्तु को पारभासी पदार्थ यानी पारभासी वस्तु कहा जाएगा। ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि हवा में प्रकाश का चाल कितना होता है। यहाँ पर बताना है, क्वेश्चन आया है कि हवा में प्रकाश का चाल कितना होता है। तो सबसे पहला बात आप लोग ये समझ लीजिए कि हवा या निर्वात में प्रकाश का चाल लगभग समान माना जाता है। क्या माना जाता है? समान माना जाता है। तो यहाँ पर बताना है कि हवा में प्रकाश का चाल कितना होता है। ऑप्शन ए है 30,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी है 3,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड और ऑप्शन डी है 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो आपको पता है कि निर्वात में प्रकाश का चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, इसलिए हवा में भी प्रकाश का चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक और क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पारभासी माध्यम है।
यानी निम्न में से कौन सा वस्तु है जो पारभासी है, यहाँ पर बताना है। तो आप लोग को यदि जो पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए या फिर ध्यान से समझ लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाता है। ऑप्शन ए कहा गया है हवा, ऑप्शन बी है पानी, ऑप्शन सी है कांच और ऑप्शन डी है तेल लगा कागज। यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऐसा माध्यम है जो पारभासी है, यानी जिससे प्रकाश का किरण अंशतः पार होगा, पूर्णतः पार नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तेल लगा कागज जो होता है वो कैसा माध्यम होता है, पारभासी माध्यम होता है। इससे कुछ प्रकाश की किरण पार कर जाती है, लेकिन कुछ प्रकाश की किरण पूर्णतः पार नहीं कर पाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न में से कौन पारदर्शी माध्यम है। यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन सा पारदर्शी माध्यम है। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है पत्थर, ऑप्शन सी है तेल लगा कागज और ऑप्शन डी है हवा। कौन सा पारदर्शी माध्यम है, किससे प्रकाश का किरण पूर्णतः पार कर जाएगा, यहाँ पर ये बताना है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पारदर्शी माध्यम कौन हो जाएगा, यहाँ पर हवा हो जाएगा, क्योंकि हवा से प्रकाश का किरण पूर्णतः पार हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आसानी से पार कर जाती है उसे क्या कहते हैं। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आसानी से पार कर जाती है उसे क्या कहते हैं। तो जिस पदार्थ से प्रकाश की किरण आसानी से पार कर जाती है उसे हम लोग कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। कैसा पदार्थ कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, यहीं पर यदि जो ये पूछा जाता कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें पूर्णतः नहीं पार होती है, यानी अंशतः पार होती है, कुछ प्रकाश की किरण पार हो जाती है लेकिन कुछ प्रकाश की किरण पार नहीं हो पाती है, तो उस माध्यम को क्या कहा जाएगा, यानी उस वस्तु को क्या कहा जाएगा, तो क्या उसको बोला जाएगा, उस पदार्थ को क्या बोला जाएगा, जिससे कुछ प्रकाश का किरण पार कर सके और कुछ प्रकाश का किरण नहीं पार कर सके। तो वैसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 उस स्थिति में राइट आंसर हो सकता था। और जिस वस्तु से प्रकाश का किरण पार नहीं हो पाता है, कुछ भी नहीं पार हो पाता है, वैसे वस्तु को अपारदर्शी वस्तु या अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, इसमें क्या पढ़ें। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, पहला बात भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग ये जाने कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के बाद हम लोग ये जाने कि प्रकाश के बाद हम लोग क्या जाने कि प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं और प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम लोग जाने, प्रकाशीय माध्यम जान लेने के बाद हम लोगों को ये पता चला कि पारभासी पदार्थ क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है और अपारभासी यानी कि पदार्थ क्या होता है। इन सभी के बारे में हम लोगों ने समझा और इन सभी के आधार पर कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पर सोल्व किए। अब इसके अगले क्लास में इसका पार्ट 2 आएगा, तो पार्ट 2 में हम इसके आगे के बातों को देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे आप हमारे इस क्लास को देख सके और आपको फ़ायदा हो सके। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ ही समय बचा हुआ है, तो आप लोग मन लगा करके मेहनत करिए और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर बताया जाता है उसको एक बार कॉपी पर लिख करके रिवीजन किया कीजिए। हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि आपका नंबर 80% से ऊपर आएगा यदि आप इस प्रकार से पढ़ते हैं तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्लास देखने के लिए धन्यवाद और इसी प्रकार से आप लोग बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।